हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं अपना अगला टॉपिक जो हमारा है बिजनेस लॉ से रिलेटेड। आप ये ध्यान दीजिए सबसे पहले कि बिजनेस लॉ में आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। और ये टॉपिक हम बोले तो BHU एम.कॉम एंट्रेंस के लिए है स्पेशली। बिजनेस लॉ में आपका जो यहाँ पे टॉपिक कवर किया जा रहा है, आप पढ़े होंगे बीकॉम में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उसके साथ पढ़े होंगे कंपनी लॉ। तो यहाँ पे बिजनेस लॉ में दोनों को एक साथ कवर किया गया है। और हम बात करें कि अगर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपने कई सारे एक्ट पढ़े होंगे, जैसे हम बोले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप, निगोशिएबल। इसके अलावा भी आप बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कवर कर रहा है BHU एम.कॉम एंट्रेंस में वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप, निगोशिएबल एंड कंपनी लॉ। अब हम बात करें इससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो टोटल 12 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मीन्स जहाँ से आपका क्वेश्चंस आता है, ठीक है। और ये अभी अगर किसी को ये नहीं पता है कि हमारा जो टोटल सिलेबस आता है वो कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, या हम बात करें किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, इसका वीडियो मैं बहुत पहले बनाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि कहाँ से आपका क्वेश्चन आता है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। इन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा जो 11 से लेके बीकॉम लेवल का टॉपिक है वो सब कुछ कवर होता है BHU एम.कॉम एंट्रेंस में। बस यहाँ पे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा कॉमर्स का टॉपिक कवर होता है, नॉन कॉमर्स का नहीं, मीन्स मैथ्स या करंट अफेयर्स से वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछी जाती है। तो आज जो हम अपना बिजनेस लॉ का पहला टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, ये सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 की बात करें, मीन्स विक्रय अधिनियम 1930 को हम स्टार्ट करने चले हैं। ये बिजनेस लॉ की अभी मेरी पहली क्लास है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑफ गुड एक्ट को। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब सबसे पहली चीज़ देखिए कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एक आता है, और हम बोले तो पिछले साल भी आता कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब बना था। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1930, मीन्स 1 जुलाई 1930 को विक्रय अधिनियम आपका बन गया था। फिर इट कंटेन्स टोटल 66 सेक्शंस। यहाँ पे जो बात करें हम कितनी धाराएं हैं, तो टोटल 66 धाराएं आपकी हैं। इट डील्स विद द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया। और एक किससे बात कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जो हम सेल कर रहे हैं गुड्स का, मालों का विक्रय कर रहे हैं, वो भी भारत में, ठीक। इट इज़ बेस्ड ऑन द इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893। और अगर हम बात करें कि जो अपना इंडियन लॉ है, मीन्स सेल ऑफ गुड एक्ट्स जो है, ये किससे रिलेट किया गया है या किससे बना है मिलकर, तो ये आपका इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 है। और आप ये चीज़ देखे होंगे कि लॉ जो आप पढ़े होंगे, बेसिकली हमारे जो ज़्यादातर कर सकते हैं बिजनेस लॉ वगैरह है, वो एक हमारा इंग्लिश लॉ से बना हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं बिफोर दिस एक्ट चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स इन दिस एरिया। अगर हम बात करें कि जब तक हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 नहीं था, तो इसकी बात जो होती थी, इससे रिलेटेड जो हमारे प्रोविजंस थे वो चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में चलता था। लेकिन जब से सेल ऑफ गुड एक्ट आ गया तो हमारा वहाँ से वो चैप्टर 7 हटा दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये होता क्या है, तो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर ए प्राइस। अब बात करें कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे सेलर क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है कि एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए बायर को, या कहें कि वो ट्रांसफ़र कर रहा है जिस टाइम आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दोनों चीज़ होती हैं, ये आपको और आगे क्लियर अभी होने वाला है। और एक दूसरी चीज़ क्या है कि एट फॉर अ प्राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग अभी जब हम पढ़ाएंगे या पढ़े भी हैं आप लोग पहले से भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसमें कंसिडरेशन की बात किया गया है, ठीक है। जो कंसिडरेशन की बात हुई है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में बात हुआ है, तो वहाँ पे देखेंगे 2D में जो बात किया गया है, तो बोला है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है विदाउट कंसिडरेशन वाइड होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है कि एक निश्चित प्राइस पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है या ट्रांसफ़र करने का हम कहें वादा किया जा रहा है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आता है।
अब हम आगे अभी देखेंगे गुड्स क्या होता है। फिर पहले देखते हैं अब सेल और एब्सोल्यूट सेल। मीन्स सेल होता क्या है बेसिकली, अंडर दिस ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर इमीडिएटली। मीन्स एब्सोल्यूट सेल या सेल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब कर सकते हो कि आप बायर एंड सेलर मिलते हैं उसी टाइम क्या किया जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है बायर के पास। फिर दूसरी चीज़ हमारी आती है एग्रीमेंट टू सेल। अंडर दिस ओनरशिप ट्रांसफर इन फ्यूचर और फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। मीन्स हमारा एग्रीमेंट टू सेल की बात होता है, इसमें कह सकते हैं कि ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जैसे लगा दिया जाए कि उस कंडीशन पे, या कोई ऐसी चीज़ हो कि फ्यूचर डेट पे कि हाँ इतने तारीख के बाद हम ट्रांसफर कर देंगे ओनरशिप। ऐसे जैसे हम बोले कि अगर मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पे उसका प्राइस डिसाइड किया गया 2 लाख रुपए, तो सेलर बोला कि जब आप 50,000 रुपये दे देंगे हम आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर्टेन कंडीशन लगा दिया गया कि हाँ आप 50,000 रुपये देंगे, या सेलर बोलता है ठीक है हम आपको क्या करेंगे कि 10 तारीख के बाद सामान का ओनरशिप दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फ्यूचर डेट की बात आ गई। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एब्सोल्यूट सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक, आते हैं अगले टॉपिक पे। अब बात आती है इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली चीज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया था कि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली हम आपको बोले कि पहली चीज़ की फ्री कंसेंट होना चाहिए। मीन्स बिना ज़बरदस्ती का जोर दबाव नहीं होना चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टी जो होने चाहिए वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। मीन्स कहें हम तो मेजर होने चाहिए कि उनकी एज जो होनी चाहिए कि एबव 80 होनी चाहिए या 18 ईयर्स होनी चाहिए, वो माइनर नहीं होने चाहिए। ठीक है, और फिर हम बोले कि वहाँ पे एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ये फिर कह सकते हैं कि वो फ्री कंसेंट के साथ साथ कि एक नॉर्मल पर्सन होना चाहिए, कि मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पागल वगैरह हो कि आप पढ़े होंगे ये चीज़ें, और हम देखेंगे इस चीज़ को। तो अभी एक चीज़ यहाँ पे हम और क्लियर कर दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि या सेल ऑफ गुड एक्ट थोड़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं और आपको समझने में भी आसानी रहेगा। तो पहले हम उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे जहाँ से हम ईजिली अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें, ज़्यादा हमें दिमाग में लगाना पड़े। ठीक है, तो हम ऐसे टॉपिक्स को पहले उठा रहे हैं। फिर बात करते हैं टू पार्टीज़, कि कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें एक कह सकते हैं कि बेसिक टर्म्स होता है कि एटलीस्ट 2 पार्टीज़ तो होनी चाहिए। ठीक, फिर बात आती है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, और यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि नहीं तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं कि पेपर वर्क तो कर देते हैं लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ही नहीं होती। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और फिर बोला है गुड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम बोले कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, क्योंकि एक जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है गुड्स की ही बारे में बात कर रहा है। तो वही हम देखते हैं गुड्स होता है क्या बेसिकली। फिर आगे बोला प्राइस, मीन्स हम बोले तो कंसिडरेशन कि एक रिजनेबल प्राइस होनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहला हमारा जो आ रहा है गुड्स की बात कर रहा है। तो सेक्शन 6 में गुड्स के बारे में बताया गया है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये अंडरलाइन कीजिएगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए गुड्स। सबसे पहली चीज़ है कि ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपका कि क्या गुड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्ट के अंदर। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ बोला कि जो आपका क्या होना चाहिए कि गुड्स होगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। फिर क्या बोला कि अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम, मीन्स जहाँ पे कहीं पे आपका कोई केस वगैरह चल रहा वो नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए, मनी नहीं होना चाहिए। एंड फिर क्या बोला कि इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। ये सारी चीज़ें क्या होंगी कि आपके गुड्स के डिफिनेशन में आएंगी। ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर कोई आप कह सकते हैं कि खेतों में फसल लगी हुई है वो ग्रास। फिर एंड थिंग्स अटैच टू और फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ कि जो कह सकते हैं कि आपकी ज़मीन से लगी हुई है और हम कहें कि उसका कृषि उपयोग किया जा रहा है, तो वो भी क्या होगा कि हमारा गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स कि यहाँ क्या है,
ओन्ड एंड परचेस्ड बाय द सेलर। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब है कि जिस टाइम आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उस टाइम वो गुड्स क्या हो कि उस सेलर के ओनरशिप में हो और उसके पास होना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स देखें तो स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं या बाइंग कर एंड सेलिंग की एक्टिविटीज़ हो रही है उस टाइम गुड्स एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए और ओनरशिप भी वो कह सकते हैं सेलर के पास होना चाहिए। अगर हम बोले कि असर्टेन गुड्स क्या होता है तो असर्टेन गुड्स का मतलब ये समझिए कि अगर आप एक लॉट्स ऑफ गुड्स मीन्स कर सकते हैं कि हम कहें कि एक बंडल है उसमें से कुछ गुड्स को आपको लेना है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें कि आप जाते हैं फर्नीचर की दुकान पे चेयर्स परचेज करने जा रहे हैं, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ चेयर रखे हैं और आप उसमें से 25 चेयर लेना चाह रहे हैं या हम बोले 50 चेयर लेना चाह रहे हैं, तो जब उस 100 चेयर में से आप 50 चेयर को अलग कर दे रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया, असर्टेन गुड्स हो गया। इसी के जस्ट अपोजिट चले अनअसर्टेन गुड्स कि आपको चाहिए 50 चेयर लेकिन अभी उस लॉट में से क्या किया है कि आपने चेयर्स को निकाला नहीं है, तो आपका क्या होगा कि अनअसर्टेन गुड्स होगा। मीन्स अभी आपको 50 चेयर उसमें से सेलेक्ट करना है। ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में। चलते हैं अगले पॉइंट पे, बात आती है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कि वो नहीं अवेलेबल होते हैं लेकिन बाद में कि एज पर द टर्म्स कंडीशन और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बायर कि सेलर क्या करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा या किसी से परचेज करके बायर को देगा। ये होता है आपका फ्यूचर गुड्स। फिर अगला आपका आता है कंटीजेंट गुड्स। अब देखिए कंटीजेंट और फ्यूचर गुड्स में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। कंटीजेंट गुड्स में क्या होता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मीन्स ये क्या कर सकते हैं कि डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे फ्यूचर के, ठीक है। तो और लेकिन फ्यूचर गुड्स में क्या है कि आप ध्यान दीजिए कि सेलर इस चीज़ के लिए प्रॉमिस करता है कि वो क्या करेगा कि आफ्टर द मेकिंग एग्रीमेंट ऑफ सेल वो किसी से भी लेकर आएगा, वो प्रोड्यूस करेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे हम जा रहे हैं कि कोई चीज़ परचेज करने, सेलर से हम अपने क्या कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट के बारे में बताते हैं कि ठीक है भैया मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम एक बेड लेना चाह रहे हैं, तो हम उससे बोलते हैं कि देखिए बेड हमें 6x4 का चाहिए या 6x5 का चाहिए, जैसा भी होगा उसकी डिजाइनें होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, फ्यूचर गुड्स के बारे में उसको मतलब हो रही है कि मीन्स हमारा गुड्स जो आप हमारा प्रोडक्ट तैयार करेंगे इस तरीके का होगा। या सेलर से बोले कि हमें ये चीज़ चाहिए तो सेलर बोलता है ठीक है हमारे पास अवेलेबल नहीं, हम बाहर से आपको मंगवा के देंगे। तो ये आपका फ्यूचर गुड्स हुआ। लेकिन कंटीजेंट गुड्स में क्या है कि यहाँ पे हो भी सकता है नहीं हो सकता है। जैसे हम कहें कि हम किसी से जाते हैं कि एक किसान से बात करते हैं, ठीक है भैया इस साल आपका जो खेत में फसल होगी उस फसल को हम लेंगे। अभी क्या हुआ कि वो किसान बोलता है चलिए ठीक है जो भी होगा, मान लीजिए अभी जैसे कह रहे हैं कि मक्के का सीजन चलने वाला, तो अभी हम गए किसी से बात कर लिए, ठीक है चलिए जो मक्का अगर आपके खेत में जितना भी होगा हम उसको ले लेंगे। अब क्या है कि मक्का होगा, अभी क्या कि मक्के का कुछ कंफर्मेशन है, हो सकता है कि हम कहें कि तूफान आ जाए या बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, मक्के की खेती एकदम बेकार हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि एक कंटीजेंट्स है, या हम कहें कि कोई भी सामान आपका समुद्र के रास्ते से आ रहा है कि और उस रास्ते में सामान है, हो सकता है समुद्र में डूब जाए, तो ये भी क्या है कंटीजेंट मीन्स जहाँ पे कि अभी आपका कह सकते हैं होने और ना होने का दोनों का संभावना बने रहे, वो आपका कंटीजेंट गुड्स होता है। फिर चलते हैं अगला जो हमारा यहाँ पे बात है एसेंशियल एलिमेंट्स में, प्राइस। प्राइस क्या होता है ये देखिए, प्राइस इज एन इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल कि बेसिकली हम बोले कि किसी भी चीज़ का एक मूल्य होना चाहिए। अगर हम कहें कि बिना प्राइस का आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो या कोई भी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करते हो तो उसको क्या किया जाता है कि सेल ना मान के गिफ्ट माना जाता है। मीन्स अगर आप एक भी रुपए बिना किसी से लिए कोई भी प्रॉपर्टी आप अपना ट्रांसफ़र करोगे तो उसको गिफ्ट माना गया है अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट्स 1930 के अंदर, ठीक। इट मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे जो कंसिडरेशन की बात की गई ये पैसे की बात की गई कि वो पैसा डिफाइन नहीं किया गया कि क्या हो, कि अब हो सकता है कि यहाँ बोल दिया गया केवल रिजनेबल, कि जैसे कहने का मतलब कि अगर आपका कोई 10 लाख का प्रॉपर्टी है आप उसको चाहें तो प्रॉफिट पे बेच सकते हैं या लॉस पे बेच सकते हैं या 10 लाख पे। मीन्स मेन चीज़ है एलिमेंट है वो मनी का, और बाकी अगर कभी फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मैटर ऑफ द कोर्ट होता है कि वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। कि कई बार आप देखे होंगे कि जो प्राइस हम करते हैं रिजनेबल प्राइस नहीं चार्ज करते हैं, यहाँ रिजनेबल बोला गया है लेकिन एक डिफाइन नहीं किया गया कि वो रिजनेबल प्राइस क्या होगा। कि आप अक्सर देखोगे कि हम बोले तो अपने यहाँ क्या होता है कि राजनीतिक जीवन में देखिए कि अक्सर बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं कि 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली गई जबकि उसकी प्राइस जो थी
1 करोड़ रुपए। तो अब क्या आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का रीजनेबल प्राइस 1 लाख रुपए होना चाहिए? कहीं से भी नहीं लगता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो फ्रॉड किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोला गया है कि रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। अब वो रीजनेबल प्राइस क्या है? बायर एंड सेलर दोनों लोग मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, इट डज नॉट इंक्लूड ओल्ड और रेयर कॉइन्स। अब ध्यान दीजिएगा, जब रिजनेबल प्राइस की बात आ रही है तो यहाँ पे जो हमारे पुराने सिक्के की कह सकते हैं जो अब मिल नहीं सकते या उसमें कह सकते हैं कोई यूनिक चीज़ हो या इस तरीके का, उनको प्राइस में नहीं इंक्लूड किया गया है। इट मे बी मनी एक्चुअली पेड और प्रॉमिस टू पेड। अब यहाँ पे भी बात आ रही है कि जो प्राइस है वो हो सकता है कि जिस टाइम आप जा रहे हो परचेजिंग करने, जिस टाइम सेल हो रहा है उस टाइम एक्चुअल में पे कर दिया गया है या प्रॉमिस टू पे किया गया है। तो इसको हम शॉर्ट में बोलें, जैसे हम लोग अकाउंट्स में करते हैं कि कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा है। ठीक, अब बात आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुड्स पैरासाइजिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं सेल्स से रिलेटेड और वो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जिस प्रॉपर्टी के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नष्ट हो चुकी है, वो रही नहीं, तो तब क्या होगा? अब देखिएगा, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made parasized or become so damaged, कि कहने का मतलब कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया जा सकता। लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बोले तो ऊपर ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन में बोला गया है वेयर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड स्पेसिफिक गुड्स। सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बात कर रहा है कि हम कहें फ्यूचर गुड्स या अनसर्टेन गुड्स, ऐसी बातें नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला कि अगर आप किसी स्पेसिफिक गुड्स के बारे में मीन्स जिसके बारे में क्या हुआ कि बायर एंड सेलर को पता था कि हाँ वो इस चीज़ को डिसाइड कर चुके थे कि इस चीज़ को हमें खरीदना है या बेचना है, लेकिन जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं उस टाइम क्या हुआ कि वो प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है और इतना ज़्यादा खराब हो जाती है कि आप कह सकते हैं कि उसके बिना अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, या कह सकते हैं कि वही मेन एलिमेंट था। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? वाइड हो जाएंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बोला है कि सेलर एंड बायर दोनों के नॉलेज में नहीं है। ठीक है, या हम कहें कि सेलर के नॉलेज में नहीं है। अगर हम कहें कि सेलर के नॉलेज में ये चीज़ है कि वो प्रॉपर्टी नष्ट हो चुकी है, ठीक है, और उसके बाद भी वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा है, तो ऐसे केस में सेलर लाइबल होगा उस सारी डैमेजेस को देने के लिए जो बायर को होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि एक पर्सन ए थे, एक बी। ए क्या करने वाले हैं? सेलर है, बी क्या है? परचेजर है। अब बी क्या है कि एक वो भी कह सकते हो कि शॉपकीपर है, वो अपने एक कस्टमर को प्रॉमिस किया था कि हम शाम को 6 बजे आपको, कह सकते कि उनके घर शादी थी, फंक्शन था, कि हम आपको शाम को 6 बजे 100 लीटर दूध दे देंगे। ठीक, अब वो गया ए के पास, ए से बोलता है कि 100 लीटर दूध चाहिए और ए को इस चीज़ के बारे में पता है कि उनके पास दूध नहीं है। उसके बाद भी वो क्या करते हैं कि बी से प्रॉमिस करते हैं कि हाँ हम आपको दूध देने के लिए रेडी हैं, और शाम को वो सप्लाई करने से डिनाई कर देते हैं। तो अब ऐसे केस में ए लाइबल होंगे क्योंकि बी ने सी को प्रॉमिस किया था कि अगर सी को सप्लाई नहीं दे पा रहा है तो बी को रेमेडीज पे करने पड़ेंगे, और बी ए के भरोसे बैठा हुआ था कि नहीं ए सामान देंगे, और ए को पता है कि हाँ हमारे पास सामान है नहीं, उसके बाद भी वो कबूल करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होने वाला है कि ए लाइबल हो जाएंगे बी को, जो भी उनको नुकसान होगा भरपाई करने के लिए। फिर इसके बाद और चीज़ें आती हैं कि मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप कर रहे हैं, उसमें पार्ट की बात आती है, मीन्स आपका कुछ पार्ट परफॉर्म कर दिया गया है और कुछ बाकी है। कहने का मतलब कि अगर हम आपसे बोलें कि सामान जो कोई सामान आप ले रहे हैं कि मान लीजिए 1000 यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है, अब 1000 यूनिट्स में 100 यूनिट्स का आपको सप्लाई कर दिया गया, बाकी 900 यूनिट्स बचा हुआ है सप्लाई करने का। तो ऐसे केस में 900 यूनिट्स अगर आपका नुकसान हो जाता है कि मीन्स हमका जल जाता है, तो अब वहाँ पे क्या होने वाला है? क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड माना जाएगा या नहीं? तो इसके लिए ये बोला गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कि हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम कर रहे हैं क्या वो इंडिविजुअल है, कि मीन्स कर सकते हैं कि क्या जो हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट उसकी वजह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है उसी पे, या वो इंडिविजुअल है। कि अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी नुकसान होगा सेलर को वो क्या किया जाएगा कि बायर के द्वारा भरपाई किया जाएगा। मीन्स एक कह सकते हैं कि रेमेडी डिसाइड की जाए कि ताकि दोनों को नुकसान हो। लेकिन हम बोलें कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडिविजुअल बजाय डिविजुअल है,
ये मीन्स वो बाइफरगेट किया जा सकता है। जैसे हमने बोला ना कि अगर यूनिट्स की बात हो रही है कि 100 यूनिट्स में सप्लाई कर दिया गया, 900 बचे हुए हैं, तो अब इस केस में क्या है कि 900 अगर सप्लाई नहीं हो रहा है तो बायर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स का जो भी उसका प्राइस होगा वो पेमेंट कर देगा, बाकी का जो है 900 वो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। अब इससे रिलेटेड और भी टॉपिक जो हमारे हैं हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि कैसा लगा आज का क्लास। इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।